हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में जीआईसी लेक्चरर जिसमें 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आने हैं, उसी से रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वॉच करिए, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर बी है हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी है पायनियर एंड ऑप्शन नंबर डी है संवाद कौमुदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। पूछता है बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो जेके हिक्की के द्वारा। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उनके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेले जली ने। लॉर्ड बेले जली ने 1799 ईस्वी को लॉर्ड बेले जली ने 1799 ईस्वी को सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठाया था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, या 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी थी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था, उसको लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में क्या किया गया था, पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 के बीच रहता है और इस या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, उसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये किसके शासनकाल में लागू होता है, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लिटन के शासनकाल में वह किसके शासनकाल में रद्द किया जाता है, तो रिपन के शासनकाल में इसको रद्द कर दिया जाता है। इसमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इस अधिनियम ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 है, इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा रद्द किया गया था, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भारत में पहली बार या प्रथम नियमित जनगणना किसके द्वारा शासनकाल में कराई गई थी, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1881 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना कराई गई थी। अगर पूछे भारत में जनगणना पहली बार कब कराई गई थी, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में तो नियमित जनगणना कराई गई थी, लेकिन पहली बार जनगणना 1878 ईस्वी में लॉर्ड मियो के शासनकाल में कराई गई थी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास। अमेरिका के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया। जो भी इम्पोर्टेंट अखबार है या फिर उनसे रिलेटेड उनके संपादक, इनको एक नज़र में देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार, जिसे बुद्ध दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, तथा शब्द कौमुदी, जिसे शब्द कौमुदी यानी क्या बोलते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा मिराथुल अखबार व शब्द कौमुदी, ये दो अखबार का संचालन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का या जो पुनर्जागरण काल है उनके पिता के रूप में जाना जाता है। बात करें इंडियन मिरर, तो इंडियन मिरर अखबार ये देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया और इंडियन मिरर अखबार जो है वो कोलकाता में प्रकाशित किया जाता था। यूएसए और कनाडा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना व करतार सिंह ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी।
इंपॉर्टेंट है। गदर आंदोलन की स्थापना 1913 ईस्वी में, गदर आंदोलन की स्थापना 1913 ईस्वी में यूएसए व कनाडा में लाला हरदयाल, इंपॉर्टेंट नाम इनके इसमें यही है, लाला हरदयाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके साथ सोहन सिंह भाकना व करतार सिंह ने मिलकर गदर आंदोलन की शुरुआत की थी। गदर आंदोलन जो एक क्या थी, ये एक वो थी जो आंदोलन थी, उसके द्वारा एक अपना साप्ताहिक पत्र भी क्या किया, रिलीज किया जाता है। उस पत्र का नाम गदर था, वह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट किया जाता है। वहीं बात करें अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादन शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया जाता है। केसरी व मराठा ये बाल गंगाधर तिलक के 2 महत्वपूर्ण पत्र थे। मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में, वहीं केसरी ये जो है मराठी, कंफ्यूज नहीं होना, जो तिलक के 2 पत्र हैं, जो मराठी वो अंग्रेजी भाषा में, और जो केसरी है वो मराठी भाषा में, मतलब उल्टा है। मराठा के संपादक आगकर है तथा केसरी के संपादक कौन है, केलकर। केसे केसरी कैसे केलकर इसके संपादक हैं, बाकी जो बचते हैं वो आगकर, वो मराठा के संपादक हैं। सोम प्रकाश नामक पत्र जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आरंभ किया था। सोम प्रकाश किसने आरंभ किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आरंभ किया था। बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के 3 इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं या फिर क्या है, पत्रिकाएं हैं। पहला है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है वो गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी व तमिल भाषा में निकलती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र है वो गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी तथा तमिल इन 4 भाषाओं में निकलती थी। और इंडियन ओपिनियन के संपादक मनसुख लाल नजर थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट के द्वारा इसका राइट आंसर जो है महात्मा गांधी को दिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मनसुख लाल होगा, क्योंकि इसके जो संस्थापक, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के संस्थापक महात्मा गांधी है, ना कि संपादक इसके कौन है, मनसुख लाल हैं। महात्मा गांधी के जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है वो यंग इंडिया है, और तीसरा है हरिजन, यह अंग्रेजी भाषा में निकलती थी, और इसको 1933 को यरवदा सेंट्रल जेल से स्टार्ट किया गया था। हरिजन नामक पत्रिका से पूछता है कि महात्मा गांधी की कौन सी पत्रिका थी जिसे 1933 को यरवदा सेंट्रल जेल से शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट डेट है 1933 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल से शुरू किया था। कौन सा, हरिजन नामक समाचार पत्र, जो कि अंग्रेजी भाषा का था। बात करें नेक्स्ट कौन सा है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कौन, हिंदू पैट्रियट, ये समाचार पत्र है हिंदू पैट्रियट, इसके जो है समर्थक यच से हिंदू पैट्रियट और यच से हरीश चंद्र मुखर्जी थे। ये हिंदू पैट्रियट ये नील आंदोलन का जमकर समर्थन करता है। अगली है वंदे मातरम, इसके संपादक अरविंद घोष हैं। वंदे मातरम इसके संपादक क्या हैं, अरविंद घोष हैं। 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इनका प्रकाशन पटना से होता है। क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन पटना से होता है, तो द इंडियन नेशन की स्थापना दरभंगा के महाराजा कामेश्वर के द्वारा किया जाता है, और इसका जो प्रकाशन है वो पटना से होता है। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश वासिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई हैं। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश वासिनी के संपादक कौन है, रामकृष्ण पिल्लई हैं। इस जो वीडियो है इसको आप 2-3 बार सुन लेंगे, आपको याद हो जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप एक बार क्या बनाए, मतलब इसका नोट्स बनाए फिर इसके बाद जो है इसको रटें। बस 1-2 बार इसको सुन लीजिएगा, ज़्यादातर वहाँ मतलब आपको आंसर याद आ जाएगा। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट पत्र किससे रिलेटेड है, तो मोतीलाल नेहरू से, और ये किस भाषा में था, तो जो है अंग्रेजी भाषा में था। 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में कौन जो है वो भाषा से रिलेटेड, जो भारत मित्र है वो भारत मित्र पत्रिका ये हिंदी भाषा का है, राष्ट्रमित्र ये मराठी भाषा का है, प्रजामित्र ये गुजराती भाषा का है, वही नायक ये बंगाली भाषा का पत्र है। क्या है, बंगाली, नायक ये है बंगाली भाषा, यानी भारत मित्र ये हिंदी भाषा का पत्र है, राष्ट्रमत यह मराठी भाषा का पत्र है, प्रजामित्र गुजराती भाषा तथा नायक ये बंगाली भाषा का पत्र है। दैनिक आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्ता है। द लीडर ये मदन मोहन मालवीय की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पत्रिका है। द नेशनल हेराल्ड ये किसके है, जवाहरलाल नेहरू। द नेशनल हेराल्ड मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द नेशनल हेराल्ड के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। द पायनियर इसके लेखक जॉर्ज एलन हैं। बहिष्कृत भारत ये किसके द्वारा लिखा गया है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। वहीं अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद
अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है पत्रिका है। हिंदू के संस्थापक सुब्रमण्यम अय्यर हैं। वहीं सुधारक ये गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक समाचार पत्र से किसका संबंध है तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कांग्रेस के जो है 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की जाती है। अगली बात करें तो वॉयस ऑफ इंडिया इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं और दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के 3 बार क्या अध्यक्षता की जाती है। 1985 में इसका जो है स्थापना होता है। 1986 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की जाती है। फिर इसके बाद 1993 में की जाती है। इसके बाद 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही कांग्रेस की क्या की जाती है अध्यक्षता की जाती है। किसके द्वारा दादा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कि किसके द्वारा या दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के पद पर कितनी बार अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं तो वो 3 बार। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं। बंगाली भाषा का जो पत्र है या बंगाली पत्र का नाम है बंगाली। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा रिलीज किया जाता है या संपादक इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहते हैं। बात करें एनी बेसेंट की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है। पहला है न्यू इंडिया, दूसरा है कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ या भूलना नहीं है। जो एनी बेसेंट है इनकी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पत्रिका है, एक तो न्यू इंडिया, दूसरा है कॉमनवेल्थ। बॉम्बे क्रॉनिकल इसके संपादक फिरोज शाह मेहता हैं। सर्चलाइट इनका नाम से ही पता चले सच्चिदानंद सिन्हा है। सर्चलाइट के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा हैं। वहीं जस्टिस पत्रिका के संपादक टी.एम. नायर हैं। कौन है टी.एम. नायर। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। यूपी से रिलेटेड जितना भी एग्जाम करवाता है, चाहे वो यूपी आयोग का हो या फिर यूपीएससी का हो या फिर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं यूपी से, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कौमी आवाज़ नामक समाचार पत्र या अखबार का जो संपादन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लखनऊ से स्टार्ट होता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूक नायक के से किसका संबंध है तो भीमराव अंबेडकर। वहीं दादा भाई नौरोजी की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है राष्ट्र गुप्तार। कौन सी है, राष्ट्र गुप्तार। और कॉमरेड ये मोहम्मद अली से, कॉमरेड नामक समाचार पत्र का संबंध जो है किससे है, मोहम्मद अली से है। तो जितना भी समाचार पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता था उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको जो भी इसमें क्या कन्फ्यूजन होगा वो सारे डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 एवं अनुच्छेद 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। जो मूल अधिकार है इनका संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। मूल अधिकार को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति या भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 22 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, यानी जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है उनमें से केवल 2 ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, जिनको क्या किया जाता है, इनको क्या निलंबित या फिर स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यानी इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359
359 ये दोनों क्या है, मौलिक अधिकार के निलंबन, यानी जब 352 क्या है जो है आपातकाल है, जब आपातकाल लागू होगा तो 358 और 359 में बताया गया है कि किस तरह से या कौन कौन से मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो 358 में ये बताया गया है कि जैसे ही आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही, जो अनुच्छेद 19 यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वही अनुच्छेद 359 में बताया गया है, अनुच्छेद 359 में क्या करता है कि अनुच्छेद जो है 20 एवं 21 को छोड़कर जितने भी क्या है मौलिक अधिकार वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ये जो अमेंडमेंट किया गया किसमें, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा ये किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यही दोनों ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपातकाल हो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन इसको स्थगित या फिर इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था कब की गई थी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कर्तव्य पर विचार कीजिए। पहला है, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 व 2 ये सही है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। पहला क्या है कि मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया कि यह राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। इसका वर्णन भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि यह जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के जो नीतिगत सिद्धांत, यानी यह नीति निर्देशक तत्वों में या नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है, न कि मौलिक कर्तव्य में। इसलिए ऑप्शन ये जो 3rd नंबर का है वो नहीं होगा। जो 4th नंबर में, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की बात नहीं है। मैं इसके पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की भांति ही है, इसलिए ए भी क्वेश्चन राइट नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 व 2 ये दोनों कथन सही है, बाकी 3, 4 ये दोनों गलत हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार ये 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 22 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक ये कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। बात करें अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। वहीं अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में क्या दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। समता का अधिकार, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक ये समता का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित है। किस भाग में? भाग 3 में। अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समता। वहीं अनुच्छेद 15 विधि के समक्ष जो है समता, यानी जितने जो विधि बनाया जाएगा, जो भी कानून होगा उसमें सभी लोग एक समान देखे जाएंगे। विधि में किसी को ऊपर या नीचे, किसी को ज़्यादा प्योरिटी, किसी को कम प्योरिटी ऐसे नहीं दिया जाएगा। जो भी विधि बनेगा उसमें सारे लोग एक समान रहेंगे। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है। बात करें अनुच्छेद 15 तो इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, यानी जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कि कोई भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 ये लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता अनुच्छेद 16 से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 17
ये अस्पृश्यता का अंत है तथा अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत है। यहाँ पर उपाधियों का यानी समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या जो भी क्या होगा काम करने वाले फैक्ट्री होगी उसके लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यानी जो भी कारखाने हैं या विस्फोटक कंपनियां होती है वहाँ पे 14 वर्ष से कम बच्चों को उसमें नहीं लगाया जाएगा, कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ये किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो मौलिक अधिकार के या मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 24 में। बात करें अनुच्छेद 17 तो इसमें अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत है तथा अनुच्छेद 23 इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया था यदि ऐसा अपराध ... के संबंध में किया गया हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति के सदस्य। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 याद कर लीजिए, जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो मूल रूप से कब आया था? 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारिता कर सकती है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया। यानी जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1935 है तो वो अस्पृश्यता किससे संबंधित है? एसटी यानी अनुसूचित जाति से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपकर दोयरा राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। इसमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया। ये भी क्वेश्चन आ गया, एक इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 15(4) में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19(1)(a) में। प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था अनुच्छेद 19(1)(a) में अंतर्निहित है। यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बात करें 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें डायरेक्टली जो है प्रेस की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में यह समझा जाता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रेस की स्वतंत्रता। वो किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 19(1)(b) में क्या है? इसमें शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(c) में इसमें संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है तथा अनुच्छेद 19(1)(d) में इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? व्यक्ति के जो है विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में यह
यह जो है निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार दिया जाता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला आया था, उसमें बोला गया था दैहिक स्वतंत्रता मतलब जहां भी इंसान चाहे वो घूम सकता है, रह भी सकता है, इसी को तो दैहिक स्वतंत्रता बोलते हैं। तो इसी के अंदर आ जाता है विदेश यात्रा। तो यानी विदेश यात्रा डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अनुच्छेद 21 का पार्ट है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये सतवंत सिंह बनाम जो है कमिश्नर, वह मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में इसका प्रावधान किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण, ये अनुच्छेद 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने का या रखने का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण है। मतलब 25 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है या एवं समाज सुधार कर सकता है, और अनुच्छेद 25 का ही एक स्पष्टीकरण के रूप में दिया जाता है कि जो सिख लोग हैं वो अपना कृपाण धारण कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। धार्मिक निकायों द्वारा लोगों को या लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, इसलिए जो चौथा वाला ऑप्शन है वो क्या होगा? वो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2 व 3 ये तीनों सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, वहीं अनुच्छेद 29 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार जो अल्पसंख्यकों को दिया गया है, वो अनुच्छेद 29 में नहीं बल्कि किस में दिया गया? अनुच्छेद 30 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 29, अगर अनुच्छेद 29 की बात करें तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, वहीं 30 जो है उनको कहा गया है कि अल्पसंख्यक कोई भी अल्पसंख्यक हो वो अपने हिसाब के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं या उसका प्रशासन कर सकते हैं। तो यानी जो 29-30 है वो स्पेशली अल्पसंख्यकों से संबंधित है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद या अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के द्वारा कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित या फिर संचालित कर सकते हैं। वहीं बात की जाए अनुच्छेद 19, तो ये अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है तथा अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार का इसमें वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसको संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में है, और इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट के द्वारा सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। वो 5 प्रकार के रिट कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व फिर अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट हैं जिसको न्यायपालिका
न्यायपालिका या फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जारी करती है तथा लोगों के मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। इसलिए भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा के रूप में कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैबियस कॉर्पस। कौन सा? हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार के लिए हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक याचिका दायर की जा सकती है। यह रिट किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करता है और यह रिट आर्टिकल 32 के तहत यह जो रिट है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहीं आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी की जाती है। यानी जो मौलिक अधिकार के संरक्षण का कार्य है वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च या हाई कोर्ट को दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद यानी उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ तथा तत्पश्चात 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान तथा द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूलाधिकार में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय लिया। यानी आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन से आते हैं? शंकरी प्रसाद आते हैं, शंकरी प्रसाद आते हैं और उसके बाद सज्जन यानी यस शंकरी और सज्जन, इनको दोनों की याद करने। ये बोले हैं कि जो है संविधान का जो मूलाधिकार है उसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर उसके बाद गोलकनाथ आते हैं और ये गोल कर देते हैं कि नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ बोलते हैं कि इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर 1973 में केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। मतलब केशवानंद भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन या फिर जो इसके मौलिक अधिकार से संबंधित जो संशोधन का कार्य था, डायरेक्टली तो वो संसद को दिखा रहे हैं कि हमने सारी जो पावर है वो संसद को दे रखी है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी अंडर में कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसको संसद छेड़छाड़ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। बात आती है कि फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऐसा फैक्ट है जो संविधान का जो है मूल ढांचा है। तो फिर केशवानंद बोलते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि संविधान का कौन सा पार्ट है जो उसका क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी क्या बोलते हैं, छेड़खानी ना करने के लिए ये 1973 का वाद ये बहुत ही फेमस है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में स्थान दिया गया है। यानी इसके पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था, वो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे कानूनी अधिकार दिया गया। और कौन सा आर्टिकल प्रदान किया गया? अनुच्छेद 300 का या 300A में इसको स्थान दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार ना रहकर कौन सा है, वो कानूनी या फिर वैधानिक अधिकार के रूप में क्या हो गया, स्थापित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार के रूप में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। इस समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी के सरकार थे, या जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी विरोध का अधिकार। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये जो विरोध का अधिकार है इनका कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है, यानी सूचना का अधिकार या मूल अधिकार नहीं बल्कि विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूचना का यानी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 में पारित किया गया था। इसका संविधान में वर्णन नहीं है, इसलिए यह क्या है, संवैधानिक अधिकार नहीं बल्कि एक विधिक अधिकार है, यानी विधि। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ये विधि बनाकर इसको स्थापित किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वही देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता व शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों क्या है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 में वर्णित जो भी अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 14, 15, 19, 29, ये चार अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 19 और 29 ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशों को। यानी अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये केवल विदेशों को नहीं बल्कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान में यद्यप अनुच्छेद 39 घ के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, परंतु यह मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को एक साथ पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। कौन से अनुच्छेद को, अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 16 को एक साथ पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है प्राप्त होता है। ये इनडायरेक्टली है, वहीं डायरेक्टली अगर पूछे तो डायरेक्टली इसका वर्णन यानी समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन डायरेक्टली किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 39D में, आर्टिकल 39D में जो है इसका वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या है, यानी 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, यह उनका जो है मूल अधिकार है। इसका प्रावधान संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा दिया गया तथा कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A जो है नया आर्टिकल जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी, यानी यह मौलिक अधिकार व मानवाधिकार दोनों है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया और भूलना नहीं है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 21 जिसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20, जिसमें अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इनको स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि जो आपातकाल है वो सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 20 एवं 21 के साथ अनुच्छेद 19 भी जीवित रहता है। यानी यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है तो 3 अनुच्छेद जीवित रहेंगे। कौन कौन से? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19, ये तीनों क्या रहेंगे, अपना कार्य करेंगे। लेकिन अगर युद्ध व बाह्य आक्रमण के स्थिति में आपातकाल लागू किया जाता है तो उसमें केवल 2 ही आर्टिकल ऐसे हैं जिनको समाप्त नहीं किया जा सकता। वो 2 कौन है? अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। संविधान के अनुच्छेद 20 में जो है दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण को प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 ये 3 पार्ट में डिवाइड है। अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(1) में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 20(2) में एक ही अपराध के लिए यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 20(3) में स्वयं अपने विरुद्ध कोई भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 से रिलेटेड 3 भी जो उप आर्टिकल थे उनका वर्णन किया गया है। तो दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन का संबंध किससे है? तो ये अनुच्छेद 20 से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था और यहीं से आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी है चौथी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकारों में एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रस्तावना में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहता है वो है जो क्वेश्चन के फॉर्म में रहता है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सारे लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।